हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई हमने अपने स्कोर केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आपके केमिस्ट्री के टर्म 1 एग्जाम से पहले एक रिवीजन कम बच्चों प्रैक्टिस सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बच्चों पी ब्लॉक केमिस्ट्री को बच्चों रिवाइज और प्रैक्टिस कराया था। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको बच्चों मेटलर्जी का बच्चों रिवीजन और प्रैक्टिस बच्चों कराने जा रहे हैं। तो बच्चों बिना देरी के चलिए मेटलर्जी की पढ़ाई को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेटलर्जी की जब हम पढ़ाई करने जा रहे हैं तो शुरुआत होगी हमारे को पहले इंपॉर्टेंट ओर्स की लर्निंग से। हमें भाई पहले इंपॉर्टेंट ओर्स को भाई देखिए जानना जरूरी है। देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट ओर हमको भाई पढ़ने हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी शुरुआत होगी कॉपर की ओर से। तो कॉपर का जो मेन ओर है दैट इज कॉपर पायराइट। इसके अलावा कॉपर के और भी ओर है मालाचाइट, अजुराइट। मालाचाइट अजुराइट दोनों का ही फॉर्मूला बच्चों COH2 COCO3 होता है, बट दे आर कॉल्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बस आजोराइट में एक एक्स्ट्रा 2 लगा होता है। सो आजोराइट इज 2COOH2.CuCO3 एंड मालाचाइट इज COOH2.CuCO3। ठीक है, तो ये कॉपर के भाई मेन ओर हो जाते हैं। इसके अलावा कॉपर ग्लास क्यूपराइट भी है, बट उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। इसके बाद आती है बच्चों आयरन की। आयरन के बच्चों मेन ओर रहेंगे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में कई बार बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सर किसका फॉर्मूला क्या है। तो फ्रेंड्स, मैग्नेटाइट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयरन है, इस बात को याद रखना। सो मैग्नेटाइट इज Fe3O4 3 और हेमेटाइट इज Fe2O3। ठीक है, इसके अलावा लाइमोनाइट, आयरन पायराइट, फूल्स गोल्ड, ये सब भी बच्चे रहते हैं, बट उसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। सो मेन हेमेटाइट मैग्नेटाइट की बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, साइडराइट इज Fe2O3.3H2, याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, सॉरी, लाइमोनाइट इज Fe2O3.3H2, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। और साइडराइट इज FeCO3। चलिए भाई, आयरन और कॉपर में जो मैंने आपको बोले उनको बस आप याद रखिए। हेमेटाइट मैग्नेटाइट आयरन में, कॉपर के केस में मालाचाइट आजोराइट एंड कॉपर पायराइट। इसके अलावा बच्चों लेड का मेन ओर रहेगा गैलिना PbS। जिंक का मेन ओर रहेगा हमारा जिंक सल्फाइड विच इज कॉल्ड स्टेलराइट या जिंक सल्फाइड ZnS। और इसके अलावा जिंक का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ओर है बच्चों, मैं आपको प्लीज बहुत ही स्ट्रेस देके बोल रहा हूं, कैलामाइन। कैलामाइन को बच्चों याद रखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कैलामाइन में कौन सा एलिमेंट मौजूद होता है, कैलामाइन किसका ओर है। याद रखो बच्चों, जियोकल। जिंक का ओर है कैलामाइन, जियोकल। और कैलामाइन किस फॉर्म में होता है, कार्बोनेट। सो कैलामाइन इज ZnCO3, इट इज द ओर ऑफ जिंक। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। सो लेड का ओर आपको बता दिया गैलिना, जिंक का ओर ZnS स्टेलराइट या फिर ZnCO3 कैलामाइन। टिन का ओर रहेगा कैसेटराइट SnO2। इसके अलावा कैल्शियम के लिए लाइमस्टोन CaCO3, मैग्नीशियम के लिए मैग्नेसाइट MgCO3। और फ्रेंड्स, हमारे पास एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट बच्चों और रहेगा जो कि बच्चों हम लोग को याद रखना होगा, दैट इज बच्चों डोलामाइट। बच्चों डोलामाइट बच्चों हमारा CaCO3.MgCO3 होता है। डोलामाइट में बच्चों कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही है, इस चीज को बच्चों याद रखिए। ठीक है भाई, तो कैलामाइन ZnCO3 एंड डोलामाइट हमारा CaCO3.MgCO3। एल्यूमिनियम का तो और बच्चों बहुत ही सिंपल है, बॉक्साइड ओर विच इज हाइड्रेटेड एल्यूमिना Al2O3.XH2O। फ्रेंड्स, इतने ओर्स को हम लोगों ने याद रखना है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, JEE नीट हो। इतने और बच्चों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और को और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप अगर हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको मेटलर्जी का मैंने एक लिंक भी दिया हुआ है बच्चों। मेटलर्जी के डिटेल में बच्चों सारे ओर्स को याद करने का एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, जिससे आप लोग सारी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो पहले हमने बच्चों ओर को याद कर लेना है। ठीक है, जो जो ओर मैंने बोले दे आर इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना। ठीक है, आयरन के लिए कौन कौन सा, हेमेटाइट मैग्नेटाइट। कॉपर के लिए कौन सा, कॉपर पायराइट और मालाचाइट आजोराइट। लेड के लिए गैलिना, जिंक के लिए ZnS स्टेलराइट एंड कैलामाइन जियोकल। ठीक है, टिन के लिए कैसेटराइट। इतने ओर्स को बच्चों याद रखिए, ये कोई भी इसमें कोताही नहीं चलेगी। सो फ्रेंड्स, ओर्स की लर्निंग के बाद अब हम बच्चों बहुत ही जल्दी से चलिए सारे के सारे मेन एलिमेंट्स की मेटलर्जिकल ऑपरेशंस को जल्दी से बच्चों रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आयरन की मेटलर्जी पे आते हैं बच्चों। देखिए आयरन और टिन की मेटलर्जी बच्चों काफी हद तक सेम होती है। दोनों की मेटलर्जी बच्चों बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। ठीक है, आयरन और टिन दोनों की मेटलर्जी को पायरोमेटलर्जी कहते हैं क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे ड्रिवन होती है। एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस को बच्चों याद रखना, जहां आयरन की मेटलर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, वहीं बच्चों जिंक और टिन दोनों की बच्चों मेटलर्जी में द रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन। वहां पे बच्चों कार्बन बच्चों रिडक्शन कैरी आउट करता है। ठीक है, ये चीज है। अब आते हैं बच्चों आयरन की मेटलर्जी में।
फ्रेंड्स आयरन की मेटलर्जी में जब हम लोग मेटलर्जी करते हैं तो पहले हम लोग लेते हैं क्या, हेमेटाइट और Fe2O3, साथ में हम लोग कार्बन डालते हैं बच्चों, कोक डालते हैं, और साथ में हम लोग डालते हैं बच्चों CaCO3। बच्चों CaCO3 क्या होता है हमारा, ये होता है फ्लक्स। CaCO3 आयरन की मेटलर्जी में जो भी गैंग है, जो भी बच्चों फालतू की चीजें कचरा, उसको निकालने के लिए बच्चों हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे फिटकरी पानी को साफ करती है ना, वैसे ही हमारा फ्लक्स गैंग गंदगी को बच्चों साफ करता है। फ्लक्स वो रिएजेंट होता है जो बच्चों गैंग के साथ रिएक्ट करके इजी टू रिमूव, मतलब फ्यूजिबल इंप्योरिटी बना लेता है। गैंग को निकालना बड़ा मुश्किल होता है, गैंग इज नॉन फ्यूजिबल। गैंग जो होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, आप उनको मेल्ट करके निकाल नहीं सकते हो। लेकिन जब गैंग हमारा जब फ्लक्स से रिएक्ट करता है, गैंग जब बच्चों फ्लक्स से रिएक्ट करता है तो वो स्लैग बना लेता है। स्लैग इज इजी टू रिमूव एंड इट इज हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इट इज अ फ्यूजिबल इंप्योरिटी जिसका निकालना आसान होता है। सो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं जो कि हमारा एक फ्लक्स के तौर पे काम करता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 से रिएक्ट करके CaSiO3 बनाता है। ठीक है, ये चीज है। यहाँ पर बच्चों याद रखना, द रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। सारी की सारी रिएक्शन हमने सीक्वेंशियली करनी है। Fe2O3 बारी बारी से, पहले Fe2O3 हमारा Fe3O4 में जाएगा, फिर Fe3O4 से FeO में जाएगा, फिर Fe में जाएगा। तो ये बच्चों तीन वे में हमारा कंप्लीट रिडक्शन होता है। यहाँ पर एक और चीज याद रखना, यहाँ पे कई जोन होते हैं बच्चों। यहाँ पर जो हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस होती है, यहाँ पे कई जोन होते हैं। सबसे नीचे वाला जोन होता है जोन ऑफ कंबशन, जिसका कि बच्चों आप लोग टेम्परेचर अराउंड देख सकते हैं बच्चों 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, इट इज डिग्री सेंटीग्रेड। इसके ऊपर होता है हमारा जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जो कि नियरली बच्चों 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, जहां पर कि कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 से रिएक्ट करके स्लैग CaSiO3 बनाता है। टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। सबसे ऊपर होता है हमारे पास जोन ऑफ रिडक्शन। बच्चों जोन ऑफ रिडक्शन में आयरन ऑक्साइड आयरन में बच्चों कन्वर्ट होता है। यहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 600-700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो 600-700, 900, 1000 एंड देन बच्चों 1500, ये बच्चों हमारा जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन एंड जोन ऑफ कंबशन के बच्चों टेम्परेचर्स होते हैं। थोड़ा सा बच्चों याद रखिएगा, ठीक है, ये चीजें। यहाँ पे जो आयरन बनता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में बच्चों कार्बन का कंटेंट थोड़ा सा अधिक होता है, 1.5% से अधिक होता है। हमें कार्बन के कंटेंट को बच्चों अगर हम कम करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स कार्बन के कंटेंट को कम करने के लिए हम लोग रॉट आयरन के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना चाहेंगे। कास्ट आयरन में कार्बन को कम करने के लिए हम उसे अच्छे आयरन, अच्छे फॉर्म के बच्चों मेलेबल थोड़ा सा आयरन अगर हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन थोड़ा सा बच्चों ब्रिटल होता है। सो कास्ट आयरन जहां पर कि कार्बन का कंटेंट 1.5% से अधिक होता है, हम उसको थोड़ा सा और प्यूरिफाई करना चाहते हैं, रिफाइन करना चाहते हैं, उसमें कार्बन के कंटेंट को कम करना चाहते हैं, so that it will get converted into the purest form of iron which is called wrought iron. wrought iron में बच्चों कार्बन का कंटेंट 0.5% से कम होता है। और ये कैसे करते हैं हम लोग, अगर बच्चों कास्ट आयरन को हेमेटाइट के साथ और बच्चों फर्दर हीट करते हैं तो हेमेटाइट Fe2O3 में मौजूद ऑक्सीजन कास्ट आयरन के कार्बन के साथ बच्चों हीट होकर के कंबाइन करके CO बन के उड़ जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग कार्बन के कंटेंट को कम करते हैं। कैसे करते हैं, Fe2O3 के साथ हीट करेंगे कार्बन को, कास्ट आयरन को, तो कास्ट आयरन का कार्बन Fe2O3 के O के साथ रिएक्ट करके उड़ जाएगा, CO बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज बच्चों द एंटायर मेटलर्जी ऑफ आयरन। इसके बाद बच्चों अगर मैं आपको बात करूं टिन की मेटलर्जी, वेरी सिंपल, SnO2 will react with carbon, will form tin and CO will go away, as simple as that। टिन की मेटलर्जी में कुछ मत याद रखो, बस बच्चों ये रिएक्शन याद रखो, SnO2 will react with carbon and will reduce into tin and carbon monoxide will go away। इसी तरह से बच्चों अगर हम जिंक की मेटलर्जी की बात करें तो फ्रेंड्स जिंक का जो ओर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी जिंक सल्फर, ZnS, सेलराइट, जिसको कि हम पहले बच्चों फ्रॉथ फ्लोटेशन से कंसंट्रेट करेंगे। सारे सल्फाइड ओर के लिए बच्चों फ्रॉथ फ्लोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिंक सल्फाइड का पहले हम लोग कंसंट्रेशन करेंगे फ्रॉथ फ्लोटेशन से, आफ्टर दैट हम उसकी रोस्टिंग करेंगे, क्योंकि बच्चों सारे सल्फाइड ओर को रोस्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि ऑक्साइड का रिडक्शन इजी होता है। तो जिंक सल्फाइड की रोस्टिंग करके जिंक ऑक्साइड बनाएंगे एंड देन वी विल कैरी आउट रिडक्शन बाय कार्बन। ठीक है, जिंक ऑक्साइड विल रिड्यूस बाय कार्बन, जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विल गो अवे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये चीज बच्चों यहां पर याद रखिएगा। जिंक की मेटलर्जी में थोड़ा सा एक चीज याद रखना, टेम्परेचर शुड बी अबव 850 डिग्री सेंटीग्रेड। जिंक की मेटलर्जी में बच्चों टेम्परेचर 850 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, क्योंकि कम टेम्परेचर पे ZnSO4 बन जाएगा, जिसका रिडक्शन बहुत इंपॉसिबल होता है। ठीक है, ये चीज बच्चों याद रखना। चलिए फ्रेंड्स, हमने आयरन की मेटलर्जी की बात कर ली, अब बच्चों बात करते हैं कॉपर की मेटलर्जी में। फ्रेंड्स कॉपर की मेटलर्जी के लिए जो हमारे पास मेन ओर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी कॉपर
पायराइट, ठीक है। हमारे पास जो मेन ओर रहेगा बच्चों दैट इज गोइंग टू बी कॉपर पायराइट, CuFeS2। CuFeS2 एक सल्फाइड ओर है तो इसका कंसंट्रेशन क्रॉस रोटेशन से हो जाएगा। इसके बाद बच्चों बारी आती है इसका हम लोग रिडक्शन की। तो फ्रेंड्स कॉपर और लेड, कॉपर और लेड, CuFeS2 और लेड बच्चों PbS गैलिना, इन दोनों की बच्चों मेटलर्जी सेम होती है। इन दोनों में हम लोग कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज करते हैं, बट दे आर रिड्यूस बाय ऑटो रिडक्शन। यहाँ पे बच्चों ऑटो रिडक्शन होगा, खुद ही बंदा अपने आप को रिड्यूस कर लेगा, इस तरह का बच्चों मैकेनिज्म होता है। कैसे बच्चों रिएक्शन होती है, हम लोग लेते हैं कॉपर पायराइट CuFeS2, उसके बाद हम उसकी बच्चों स्मेल्टिंग करते हैं, हम उसकी भाई स्मेल्टिंग करते हैं, कंसंट्रेशन वगैरह करने के बाद उसकी स्मेल्टिंग होगी। स्मेल्टिंग के दौरान हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग ये सब बच्चों रिएक्शन कैरी आउट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बोला, कोई भी सल्फाइड ओर है पहले आपको उसकी रोस्टिंग करना अनिवार्य है। सारे के सारे बच्चों सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करना बच्चों हमारे लिए अनिवार्य होता है, ठीक है। तो हम लोग स्मेल्टिंग से पहले उसकी रोस्टिंग कर लेंगे। रोस्टिंग के दौरान हमने उसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में बच्चों हीट करना है। एक्सेस एयर में हीट करोगे तब वो और ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फिर उसका रिडक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो रोस्टिंग के दौरान लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करेंगे। यहाँ पर कॉपर पायराइट CuFeS2 एयर के साथ कंबाइन करेगा, Cu2S और FeS में ब्रेक होगा। FeS ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण बच्चों ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके FeO बना लेगा, ठीक है। ये हमारा FeO बना लेगा। साथ साथ बच्चों यहाँ पे थोड़ा बहुत Cu2O भी बनेगा, लेकिन पहले आयरन ऑक्साइड बनेगा, बाद में बच्चों कॉपर ऑक्साइड बनेगा। याद रखना, जब बच्चों कॉपर थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो गया, पूरा नहीं ऑक्सीडाइज करना, कितना ऑक्सीडाइज करना है, थोड़ा सा, कितना 2/3। जब बच्चों कॉपर 2/3 मात्रा में ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उस केस में हम लोग रिएक्शन में रोस्टिंग को बंद कर देंगे, एयर की सप्लाई को बंद कर देंगे और तब बच्चों स्मेल्टिंग करेंगे। स्मेल्टिंग वो प्रक्रिया होती है जहां पर हम लोग ओर को रिड्यूस करते हैं विद दी इन एडिशन टू हमारा क्या फ्लक्स, जहां पे हम लोग ओर को रिड्यूस करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ और उसमें बच्चों फ्लक्स डालते हैं, तो वो पूरी प्रक्रिया बच्चों स्मेल्टिंग कहलाई जाती है। सो कॉपर की मेटलर्जी के केस में बच्चों जो हमारा फ्लक्स होता है दैट इज बच्चों हमारा SiO2। यस बच्चों, SiO2 वही है जो आयरन की मेटलर्जी में ज्ञान था। यहाँ पर बच्चों जो हमारा फ्लक्स है दैट इज SiO2, रेत, बालू। SiO2 क्यों हमारा बच्चों यहाँ पर फ्लक्स है, क्योंकि SiO2 रिएक्शन के दौरान जो आयरन ऑक्साइड है उसके साथ कंबाइन करके FeSiO3 नाम का स्लैग बना लेगा, ठीक है। ये सब बच्चों स्मेल्टिंग होगा, स्लैग का फॉर्मेशन बच्चों स्मेल्टिंग होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। स्मेल्टिंग के दौरान एलिमेंट पूरा रिड्यूस होगा और स्लैग बनेगा, दैट इज बच्चों स्मेल्टिंग इज, ठीक है साहब। ये हो जाएगा हमारा FeSiO3 बन गया। और बच्चों जैसा कि हमने बोला क्या कि जब 2/3 कॉपर ऑक्साइड बन गया, 1/3 बच्चों कॉपर सल्फाइड है, तो हम लोग रिएक्शन में एयर की सप्लाई को बंद कर देंगे, ठीक है। सो व्हेन वी हैव बच्चों 2/3 कॉपर ऑक्साइड एंड 1/3 बच्चों कॉपर सल्फाइड, इस रेशियो में बच्चों कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया है, तो हम लोग एयर की सप्लाई को बंद कर देंगे और टेम्परेचर को एलिवेट कर देंगे। तो ऐसे में बच्चों एक रिएक्शन होगी जिसमें हमको कॉपर और SO2 मिलेगा। इस रिएक्शन के दौरान सल्फर बच्चों ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर बच्चों रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हमने एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं किया था। सेम थिंग बच्चों, सेम फिनोमेना लेड के केस में भी होता है, लेड में भी बच्चों यही होता है। PbS और PbO में बच्चों कुछ उसी तरह का फिनोमेना होता है, ठीक है। सो लेड की मेटलर्जी में क्या होगा, हमारे पास जो ओर है दैट इज गैलिना, जो ओर है बच्चों गैलिना की हम लोग करेंगे क्या, रोस्टिंग, PbO एंड PbSO4 बनेगा, ठीक है भाई। ये अब ये जो PbO PbS से रिएक्ट करेगा इसी तरीके से, और अगर हमारे पास PbSO4 है, अगर दोस्तों हमारे पास PbSO4 है तो वो भी बच्चों लेड से इसी तरह से रिएक्ट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास लेड के केस में मेटलर्जी होगी, दैट इज आल्सो ऑटो रिडक्शन जस्ट लाइक कॉपर, ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज को याद रखना। चलो भाई, आयरन की मेटलर्जी होगी, कॉपर की मेटलर्जी होगी, टिन की मेटलर्जी होगी, जिंक की मेटलर्जी होगी, लेड की मेटलर्जी होगी, ठीक है साहब। ये चीज है, क्या चीज याद रखा, टिन और जिंक के केस में रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन होता है, कार्बन रिडक्शन करता है। कॉपर और लेड के केस में ऑटो रिडक्शन होता है, कोई भी बच्चों एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं रहेगा। आयरन की मेटलर्जी बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है साहब, ठीक है। जल्दी जल्दी बच्चों रिवीजन करना है, मेन चीजों को बस हमने बच्चों रिकॉल कर लेना, ठीक है। स्मेल्टिंग क्या होता है, जब हम लोग ओर को रिड्यूस करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और फ्लक्स के साथ हीट करते हैं उसे स्मेल्टिंग कहते हैं।
रोस्टिंग क्या होता है, जब हम ओर को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं उसे रोस्टिंग कहते हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है, जब हम कार्बोनेट या फिर हाइड्रेटेड ओर को एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। ठीक है, इन सब कुछ वर्ड्स को बच्चों याद रखिए, काम की चीजें हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं बच्चों एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में। बच्चों देखिए, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में याद रखना, रिडक्शन इज नॉट अ बिग डील, द मेन डील इज कंसंट्रेशन। एल्यूमिनियम के ओर का कंसंट्रेशन कैसे करें। तो फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में जैसा कि हम जानते हैं, द ओर इज हमारे पास बॉक्साइड ओर है। ठीक है, और बच्चों हमारे पास क्या है, बॉक्साइड ओर है। यहाँ पे हमारे पास और क्या है, हमारा बॉक्साइड ओर है। अब बच्चों बॉक्साइड ओर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बॉक्साइड ओर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इट इज हैविंग वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ही बच्चों तगड़ा मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब बॉक्साइड ओर की बच्चों जो कंसंट्रेशन है उसको ध्यानपूर्वक सुनो। यहां पर बच्चों जो कंसंट्रेशन का टेक्निक होता है दैट इज कॉल्ड लीचिंग। लीचिंग क्या बला है, लीचिंग उस केमिकल प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम लोग ओर को एक सूटेबल रिएजेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं। जैसे बॉक्साइड के केस में हम लोग बॉक्साइड को NaOH में बच्चों डिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक है साहब, ये चीज बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा। तो लीचिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें ओर तो डिसॉल्व हो जाता है सूटेबल रिएजेंट में, बट इंप्योरिटीज डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, बॉक्साइड की मेटलर्जी में हमने लेना है एल्यूमिनियम का और बॉक्साइड, इसमें हमने बच्चों डाल देना है NaOH। NaOH बेस है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एसिड बेस दोनों में डिसॉल्व हो जाएगा। सो Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 बनाएगा और सॉल्युबल हो जाएगा, और इंप्योरिटीज को हम छान के अलग कर लेंगे। अब जो सारा का सारा एल्यूमिनियम सोडियम में डिसॉल्व हो गया है, इसमें बच्चों एक्सेस वाटर डाल करके इसको हाइड्रोलाइज करके हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, जो कि बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड होता है। इसको छान के अलग कर लेंगे, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बहुत ही सीवियर टेम्परेचर पे बच्चों हीट करेंगे और ये Al2O3 में बच्चों डिकम्पोज हो जाएगा। सो दैट्स हाउ बच्चों हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर बच्चों कैरी आउट करेंगे। वंस वी कंसंट्रेटेड आवर ओर, जैसे बच्चों हमने अपने बॉक्साइड को सफाई करके एकदम तैयार कर लिया है, अब बच्चों हम लोग इसका करेंगे रिडक्शन। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में बच्चों याद रखना, रिडक्शन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। व्हाई डिफिकल्ट, क्योंकि एल्यूमिनियम एक बहुत रिएक्टिव मेटल है, इसको जल्दी से कोई रिड्यूस करने वाला कोई रिड्यूसिंग एजेंट बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो जब हमारे पास बहुत ही हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो फ्रेंड्स उनके केस में हमको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करना होता है। सो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड कहां पे यूज होता है, जब हमारे पास बहुत ही हाई, बहुत ही हैवी बच्चों रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, एक्टिव मेटल्स होते हैं, उनकी रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। सो फ्रेंड्स, एल्यूमिना का हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे, बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। एल्यूमिना का बच्चों जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों दैट इज 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम इसमें सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कंसेप्ट के आधार पे इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। इंप्योरिटी ऐड करने से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। क्या क्या इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, क्रायोलाइट Na3AlF6 एंड फ्लोरस्पार CaF2, ये बच्चों कुछ इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। इसको ऐड करने से जो मेल्टिंग पॉइंट है एल्यूमिना का वो 2000 से बच्चों 800 डिग्री पे आ जाता है। अब हम एल्यूमिना को मेल्ट करते हैं, पानी नहीं डालना बच्चों, मेल्ट करना है। पानी डालोगे तो एल्यूमिनियम की जगह हाइड्रोजन मिलेगा। मेल्ट कर देंगे 800 डिग्री पे, और इसकी मेटलर्जी, इसका हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करेंगे बच्चों किसकी प्रेजेंस में, कार्बन इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में। रिएक्शन के दौरान एनोड पे कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, एनोड पे बच्चों कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, और कैथोड पे एल्यूमिना हमारा रिड्यूस होगा इनटू प्योर एल्यूमिनियम। ठीक है साहब, हमेशा मेटल का रिडक्शन कैथोड पर ही होगा। ठीक है, कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पे रिडक्शन होता है। चलो साहब, ये हमारा एल्यूमिनियम की मेटलर्जी हो गई। रिएक्शन के दौरान जो कार्बन के इलेक्ट्रोड से जलने लगेंगे, क्योंकि वो CO में CO2 में बच्चों कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उनको मैं बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। बच्चों मेटलर्जी के बाद, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की मेटलर्जी के बाद फ्रेंड्स अब बारी हमारी आती है कहां पर, कुछ प्यूरिफिकेशन की टेक्निक्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे जरा सा आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स प्यूरिफिकेशन की टेक्निक में हम लोग जो रिड्यूस्ड ओर है उसकी प्योरिटी को और इनहांस करेंगे। बच्चों देखिए, यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसे मेटल्स हैं क्या जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम है, तब तो फिर हम उनको लिक्वेशन या फिर डिस्टिलेशन मेथड से प्यूरिफाई कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास डिस्टिलेशन मेथड दिया हुआ है। अगर मेटल का बच्चों बॉइलिंग पॉइंट कम है तो हम उसको हीट करेंगे, मेटल बच्चों इवापोरेट हो जाएगा, वेपर्स बना लेगा, और फिर वेपर को कंडेंस कर लेगा, और इंप्योरिटीज जिनका बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो बच्चों नीचे ही रह जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज तो ये कहां पे यूज होगा, ये ऐसे मेटल के लिए यूज होगा जिनकी बच्चों बॉइलिंग पॉइंट कम है। सो डिस्टिलेशन में हमें चीजों को गैस में कन्वर्ट करना है, वहां पे यूज होगा जहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम है। आंसर है बच्चों जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक में बच्चों सबसे अंत में होते हैं।
इनका बच्चों मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी दे आर वोलेटाइल मेटल्स, ठीक है, तो इनके लिए हम लोग डिस्टिलेशन से काम चला सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर हमारे को सिलिकॉन और जर्मेनियम की प्यूरिफिकेशन करनी है तो फ्रेंड्स ये हम लोग का बच्चों तरीका रहेगा विच इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग टेक्निक। जोन रिफाइनिंग टेक्निक में हम लोग 99% प्योरिटी का मेटल लेते हैं और उसको सर्कुलर हीटर के द्वारा, सर्कुलर हीटर को बच्चों बार बार लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट धीरे धीरे फ्लो कराते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जैसे जब हम लोग घर में जब छत की सफाई करते हैं बच्चों, पानी डालते हैं, पानी डाल करके सारी की सारी इंप्योरिटी पानी के साथ फ्लोट करती हुई आगे चली जाती है, ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी जोन रिफाइनिंग टेक्निक में हीट करने पे मेटल मेल्ट होता है और जैसे जैसे बच्चों हीटर लेफ्ट टू राइट जाता है, मोल्टेन मेटल के साथ साथ इंप्योरिटीज भी बच्चों फ्लो करती हुई लेफ्ट टू राइट चली जाती हैं, फिर बच्चों राइट वाले हिस्से को कट आउट करके निकाल लेते हैं। तो भाई जोन रिफाइनिंग वहां पे यूज होता है जहां पे हमें बहुत एक्स्ट्रा प्योरिटी चाहिए, 99.9999% बच्चों प्योरिटी चाहिए, दैट इज फॉर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसके बाद बच्चों अगली प्योरिटी वाले, अगले प्यूरिफिकेशन के टेक्निक पे आते हैं। बच्चों अगला प्यूरिफिकेशन का हमारे पास टेक्निक है, हमारे पास वैन आर्कल प्रोसेस एंड मॉन्ड्स प्रोसेस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बच्चों याद रखना, वैन आर्कल प्रोसेस एंड मॉन्ड्स प्रोसेस। देखो बच्चों वैन आर्कल प्रोसेस यूज होता है बच्चों जर्मेनियम और जर्कोनियम और टाइटेनियम के केस में। जर्कोनियम और टाइटेनियम जिसको कि हम वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनके आयोडाइड वोलेटाइल होते हैं, वहां पे बच्चों वैन आर्कल बच्चों प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। सो वैन आर्कल प्रोसेस के दौरान हम लोग बच्चों मेटल को वोलेटाइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। मेटल वोलेटाइल नहीं है बट उसका आयोडाइड वोलेटाइल है। सो हमने बच्चों जर्कोनियम या टाइटोनियम को अगर हम आयोडीन से रिएक्ट कराते हैं तो ये आयोडाइड बना लेते हैं, एंड दिस आयोडाइड इज वोलेटाइल, मतलब ये थोड़ा बहुत हीट करने पे बच्चों गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंप्योरिटीज एस्केप नहीं करेंगी, इवापोरेट नहीं करेंगी, तो इंप्योरिटीज सॉलिड स्टेट में रह जाएंगी, सारा का सारा जर्कोनियम टाइटेनियम इवापोरेट होकर के वोलेटाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने इंप्योरिटीज को अलग कर लिया, उसके बाद इस आयोडाइड को हम बच्चों हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज कर देंगे, जैसे 400 डिग्री पे 1400 डिग्री पे हम इसको डिकम्पोज कर देंगे और ये डिकम्पोज होकर के टाइटेनियम अलग और आयोडीन अलग। सो अगर हम मेटल को आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं तो देन इट इज कॉल्ड वैन आर्कल प्रोसेस। और अगर हम बच्चों अपने मेटल को कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि हम लोग मॉन्ड प्रोसेस में करते हैं, मॉन्ड प्रोसेस के दौरान हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मॉन्ड प्रोसेस के दौरान वैन आर्कल मेथड किसके लिए यूज होता है, टाइटेनियम और जर्कोनियम के लिए। यहां पे हम लोग मेटल को किस में कन्वर्ट करते हैं, मेटल आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं, TiI4 ZrI4, ठीक है, वोलेटाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं। सो मेटल विल गेट कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल आयोडाइड। और मॉन्ड प्रोसेस में क्या होता है, यही कंसेप्ट होता है, हम निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड से बच्चों रिएक्ट करा करके वोलेटाइल टेट्रा कार्बोनिल निकल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं। निकल विल गेट कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल मेटल कार्बोनिल, ठीक है। अब ये जो मेटल कार्बोनिल है इसको हमने इंप्योरिटी से अलग कर देना है, क्योंकि ये तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इंप्योरिटी सॉलिड रहेंगी, अलग अलग हो जाएंगी, फिजिकल स्टेट अलग अलग होने से। फिर इसको हम लोग बच्चों 400 डिग्री पे हीट करके इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, निकल अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज टेम्परेचर बच्चों याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसा बच्चों मेरा मानना है। एग्जामिनर आपकी नॉलेज को बच्चों टेस्ट कर रहा है, आपको रट्टू तोता नहीं बना रहा है, ठीक है साहब, ये चीज है। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने सारी की सारी प्रोसेस को ऑलमोस्ट एक बार लुकआउट कर लिया है, सारी चीजों को बच्चों सुन लिया है। अब चलिए बच्चों आगे का काम करते हैं प्रैक्टिस के द्वारा। प्रैक्टिस के द्वारा चलिए फ्रेंड्स अपने सारे की पॉइंट्स को बच्चों रिवाइज करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहला सवाल हमसे पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ, किसके लिए, किसको लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बच्चों मेथड यूज करते हैं। भाई देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा रिडक्शन उसका करते हैं जिसको किसी नॉर्मल बंदे के द्वारा रिड्यूस नहीं कर सकते। सो अगर हमारे पास बच्चों बहुत रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, बहुत ही हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, इनको रिड्यूस करने वाला कोई माइकल लाल पैदा ही नहीं हुआ है, तो इनको बेटा रिड्यूस करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड यूज करेंगे। सो फॉर रिडक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल हम वहां पे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड यूज करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज याद रखना, हम एज ए इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इनका मोल्टेन सोल्यूशन लेंगे, एक्वा सोल्यूशन नहीं लेंगे, क्या लेंगे, मोल्टेन सोल्यूशन, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन लेंगे तो पानी का हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा एंड यू विल गेट हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ मेटल, ठीक है भाई, ये चीज यहाँ पर याद रखना। सो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को उनके मोल्टेन सॉल्ट सोल्यूशन के द्वारा इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के द्वारा बच्चों रिड्यूस करते हैं, इस बात को हमने
कैरी करके ले जाना है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बात करते हैं। सो इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन आफ्टर एडिशन ऑफ लाइमस्टोन टू द ब्लास्ट फर्नेस, यस, हम लोग आयरन की मेटलर्जी में ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ऑक्साइड Fe2O3 हेमेटाइट डालते हैं, ठीक है, कोक डालते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और हम लोग बच्चों डालते हैं लाइमस्टोन जो कि हमारा फ्लक्स के तौर पे काम करता है। द कैल्शियम आयन एंड्स अप इन, किसमें कन्वर्ट होते हैं बच्चों? देखिए रिएक्शन के दौरान पहले कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में डिकम्पोज होता है, बट ये एंड नहीं है कैल्शियम का। कैल्शियम आयन का एंड है जब वो गैंग से रिएक्ट करके CaSiO3 बनाते हैं। ये भैया आयरन की मेटलर्जी में होता है। कॉपर की मेटलर्जी में SiO2 हमारा फ्लक्स होता है जो कि गैंग FeO से रिएक्ट करके FeSiO3 बनाता है, ठीक है, कॉपर की मेटलर्जी में, ये आयरन की मेटलर्जी में। सो कैल्शियम आयन एंड कहां पे करता है बच्चों? कैल्शियम आयन एंड कहां पे करता है? कैल्शियम आयन एंड होता है स्लैग। कैल्शियम आयन बच्चों स्लैग बना करके फाइनली बच्चों अपनी जर्नी को खत्म करता है। कैलामाइन बच्चों डोलोमाइट एंड कैलामाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही प्यारे और होते हैं, काफी सारी टेस्ट सीरीज वगैरह में इनको हम लोग देखते हैं। सो कैलामाइन के लिए हमने आपको याद कराया हुआ है जियो कल। आज मेहनत कर लो, कल जिंदगी जीना, खूब मस्ती से खूब पैसे आएंगे ना जब लाइफ में 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए महीना कमाओगे, तब बच्चों जिंदगी जीने में मजा आएगा, ठीक है। सो जियो कल बच्चों, जियो कल की बच्चों बात करते हैं। सो जिंक का और होता है कैलामाइन, जिसमें जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, ठीक है साहब। तो कैलामाइन इज एन ओर ऑफ जिंक। चलिए साहब, हो गया, आगे बढ़ते हैं। जिंक के 2 ओर होते हैं, स्फेलराइट एंड कैलामाइन, 2 ये इंपॉर्टेंट। Which of the following metal is thrown as anode mud during electrolytic refining? बच्चों कॉपर की मेटलर्जी के दौरान हमने कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर के फॉर्म में ऑब्टेन किया था, ठीक है। आयरन की मेटलर्जी में कास्ट आयरन मिलता है, कॉपर की मेटलर्जी में बच्चों ब्लिस्टर आयरन मिलता है। तो जब हमको बच्चों कॉपर की मेटलर्जी में ब्लिस्टर आयरन बच्चों मिलता है, तो उस ब्लिस्टर आयरन ब्लिस्टर कॉपर है। सो कॉपर की मेटलर्जी में जब हमको ब्लिस्टर कॉपर मिलता है, उसे ब्लिस्टर कॉपर इसलिए कहते हैं क्योंकि रिएक्शन के दौरान SO2 निकलने से काफी बुलबुले बच्चों सतह पर पैदा हो जाते हैं, ठीक है, सतह काफी बच्चों ब्लिस्टरी अपीयरेंस हो जाता है। सो कॉपर की मेटलर्जी में जब हमको ब्लिस्टर कॉपर मिलता है, तो उसकी फर्दर रिफाइनिंग के लिए हम उसमें बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के दौरान इम्प्योर कॉपर को हम एज ए एनोड लेते हैं और प्योर कॉपर को बच्चों एज ए कैथोड लेते हैं। इम्प्योर कॉपर इज टेकन एज एनोड एंड प्योर कॉपर रॉड इज टेकन एज कैथोड। इस पॉइंट को लिख लेना, याद रखना। इम्प्योर कॉपर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होता है और फिर सॉल्यूशन से फाइनली बच्चों कैथोड पे डिपॉजिट होता है, ठीक है। इम्प्योर कॉपर पहले कॉपर सल्फेट के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाएगा, फिर सॉल्यूशन से बच्चों प्योर कॉपर आयन कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता है। तो इस तरह से बच्चों काम होता है। एनोड धीरे धीरे वेट में कम होने लगती है और कैथोड धीरे धीरे वेट में बढ़ने लगती है। रिएक्शन के दौरान जो मोर रिएक्टिव मेटल्स है वो तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, सॉल्यूशन में चले जाते हैं। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है वो बच्चों रिएक्शन के दौरान एनोड के नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। कॉपर से लेस रिएक्टिव मेटल, मतलब हम बात कर रहे हैं प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर की। सो कॉपर से लेस रिएक्टिव मेटल अगर बच्चों कॉपर में मौजूद है तो वो एनोड मड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं। कौन डिपॉजिट होते हैं? कॉपर से लेस रिएक्टिव मेटल, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। तो सिल्वर हम लोग बच्चों यहाँ पे मार्क करेंगे क्योंकि इन चारों में जो लेस रिएक्टिव है कॉपर से वो सिर्फ सिल्वर ही है, अदरवाइज एनोड मड में सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम सब आ जाते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर। इन दी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस द सल्फाइड ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय मिक्सिंग द ओर विद। बच्चों फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड एक पुराना कंसंट्रेशन का मेथड है जो कि बच्चों सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है। कौन कौन से सल्फाइड ओर है हमारे पास? हमारे पास सबसे पहले कॉपर का सल्फाइड ओर है, कॉपर पायराइड। फिर बच्चों हमारे पास लेड का सल्फाइड ओर है, गैलिना, PbS। इसके बाद हमारे पास जिंक का सल्फाइड ओर है, ZnS। हमारे पास सिल्वर का सल्फाइड ओर है, आर्जेंटाइट, Ag2S। सिल्वर के 2 ओर होते हैं, आर्जेंटाइट एंड हॉर्न सिल्वर, AgCl, ठीक है। जो जो शब्द मैं इस लेक्चर में यूज कर रहा हूं दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ये चीज याद रखना। सुनते समय अपनी बेनिफिट के लिए लेक्चर को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। अपने बेनिफिट के लिए बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूं। मैं मेहनत क्यों कर रहा हूं? सो दैट आपका बच्चों भला हो सके। तो अपने बेनिफिट के लिए चीजों को ध्यानपूर्वक सुनना, अटेंशन के साथ सुनना, कॉपी लेके सुनना,
ठीक है फ्रेंड, चलिए सो बात करें बच्चों हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के बारे में। सल्फाइड ओर का बच्चों हम लोग जब कंसंट्रेशन करते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में, तो रिएक्शन के दौरान, प्रोसेस के दौरान हम लोग क्या क्या ऐड करते हैं? हम लोग लेते हैं ओर, सल्फाइड ओर ले लेते हैं और उसमें डालते हैं पाइन ऑयल। पाइन ऑयल क्या होता है? हमारा फ्रॉथिंग एजेंट। पाइन ऑयल क्या होता है? फ्रॉथिंग एजेंट। फ्रॉथ जो झाग बनता है उसकी स्टेबिलिटी के लिए एनिलीन या क्रिसरॉल डाला जाता है, सो दे आर स्टेबलाइजिंग एजेंट। इसके अलावा एक रिएजेंट होता है कलेक्टर। कलेक्टर होता है सोडियम इथाइल जेंथेट। ये कलेक्टर का बच्चों काम क्या होता है? कलेक्टर ओर के ऊपर एक लेयर चढ़ा देता है और इस लेयर के चढ़ने के कारण जो ओर होता है वो पाइन ऑयल में काफी अच्छे से बच्चों उतर आता है, काफी अच्छे से बच्चों डिसॉल्व हो जाता है, फ्रॉथ में बहुत अच्छे से आ जाता है, पाइन ऑयल के फ्रॉथ में अच्छे से आ जाता है। सो हम लोग सल्फाइड ओर को किस किस के साथ बच्चों मिक्स करके कंसंट्रेशन करते हैं? बच्चों यहां पर हम लोग का जो सही आंसर है दैट इज बच्चों, हम लोगों को पाइन ऑयल लेना है, हम लोगों को सोडियम इथाइल जेंथेट लेना है और वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटीज के लिए पानी में लेना है। जो इंप्योरिटीज पानी में सॉल्युबल है, ओर में सॉल्युबल नहीं है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर वाटर भी डालते हैं। सो पानी, पाइन ऑयल। पाइन ऑयल का काम क्या है? फ्रॉथिंग एजेंट। फ्रॉथ स्टेबलाइजर कौन है? एनिलीन क्रिसरॉल। एंड कलेक्टर कौन है? सोडियम इथाइल जेंथेट। ये क्या करता है बच्चों? ओर के ऊपर एक लेयर चढ़ा करके उसको पाइन ऑयल में अच्छे से डिसॉल्व करा देता है, अच्छे से उसको उतार देता है और हमारा अच्छे से बच्चों पाइन ऑयल के फ्रॉथ में आ जाता है। ये बच्चों यहां पर, ठीक है, ये चीज। इसके अलावा देयर इज वन मोर टर्म कॉल्ड डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक ही समय पर दो मेटल के सल्फाइड ओर है। तो किसी एक मेटल का सल्फाइड ओर फोम में आ जाए, फ्रॉथ में आ जाओ, दूसरे मेटल का सल्फाइड ओर ना आने पाए, सो दैट हम उनको डिफरेंशियली बच्चों सेपरेट कर सके, हम उनको बच्चों सेपरेट आउट कर सके, तो वहां पे हम लोग डिप्रेसेंट ऐड करते हैं। जैसे कि बच्चों पीबीएस और जेडएनएस दोनों बच्चों साथ साथ रहते हैं। पीबीएस और बच्चों जेडएनएस बच्चों दोनों साथ साथ रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि मेटलर्जी के दौरान, कंसंट्रेशन के दौरान हमारा पीबीएस तो फ्रॉथ में आ जाए बट जेडएनएस बच्चों फ्रॉथ में ना आए, तो हम लोग वहां पे डिप्रेसेंट डाल देते हैं सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड जिंक के साथ रिएक्ट करके एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इससे बच्चों जो जिंक का सल्फाइड ओर है वो पाइन ऑयल के फ्रॉथ में आने नहीं पाता है और हमें आराम से हमारे फ्रॉथ में सिर्फ और सिर्फ लेड मिल जाता है। ठीक है, ये चीज। सो जो टर्म्स मैंने यूज किए हैं उनको प्लीज ध्यान देना। इन दिस इक्वेशन बच्चों, इन दिस इक्वेशन द मेटल M इज, बहुत ही प्यारा बच्चों सवाल बात करते हैं। हमको ये रिएक्शन दी गई है, हमसे पूछ रहा है कि यहां पर मेटल M कौन है। बच्चों ये जो रिएक्शन है दैट रिएक्शन इज यूज्ड इन मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस में बच्चों यूज होती है और ये मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस यूज होता है गोल्ड और सिल्वर के लिए। अब यहां पर जो M है वो गोल्ड है या सिल्वर है, सवाल बच्चों ये। यहां पर रिएक्शन के दौरान हम लोग अपने ओर को सोडियम साइनाइड में डिसॉल्व कर लेते हैं। द प्रोसेस इज लीचिंग। लीचिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा ओर एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है बट इंप्योरिटीज डिसॉल्व नहीं होती। सो गोल्ड और सिल्वर को हम लोग सोडियम साइनाइड में डिसॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर यहां पर हमसे पूछा जाए कि हमारा जो मेटल M है जो कि साइनाइड में डिसॉल्व हो रहा है वो मेटल M क्या है, वेदर इट इज गोल्ड और सिल्वर, तो बच्चों वहां पर डिसाइडिंग रोल है ऑक्सीजन का। बच्चों सिल्वर की मेटलर्जी के दौरान ऑक्सीजन यूज होती है, गोल्ड की मेटलर्जी के दौरान ऑक्सीजन यूज नहीं होती है, इस चीज को याद रखो। बच्चों सिल्वर की मेटलर्जी में हमारे पास और है अर्जेंटाइन Ag2S, जिसमें हम कंसंट्रेशन करेंगे फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से क्योंकि एक सल्फाइड और है। इसके बाद बच्चों Ag2S में हम लोग करेंगे लीचिंग, सोडियम साइनाइड डालेंगे। फ्रेंड जब हम यहाँ पे सोडियम साइनाइड डालते हैं तो हमको NaAgCN2 मिलेगा जो कि एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। यहां पर जो सल्फर है वो Na2S बनकर के रिलीज हो जाता है। अब ये जो रिएक्शन है बच्चों, राइट नाउ इट इज रिवर्सिबल। टू पुश दिस रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हम रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन डालते हैं। ऑक्सीजन Na2S को डिकम्पोज कर देता है Na2SO4 में और ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाती है। सो बेटा ऑक्सीजन डाला गया है, दैट मींस बच्चों द बंदा इज सिल्वर, द बंदा इज सिल्वर। अगर यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन बच्चों पड़ा हुआ है तो दैट मींस द मेटल M इज सिल्वर। ये चीज बच्चों यहाँ पे याद रखना होगा। यहाँ पर जो सही आंसर होना चाहिए दैट शुड बी सिल्वर अगर ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर बच्चों ऑक्सीजन नहीं तो बंदा गोल्ड होगा। ठीक है, ये चीज बच्चों याद रखना। सो ऑक्सीजन से हमें पता चल गया जो हमारा मेटल है दैट शुड बी सिल्वर। ऑक्सीजन अगर नहीं है तो बंदा गोल्ड है।
अगर एग्जाम में सवाल वही आ जाए जो लिखा हुआ था तो ऐसे में आप गोल्ड मार्क करके चले आना, इट इज अ मैकआर्थर फॉर अ साइनाइड प्रोसेस, बट टू बी वेरी प्रिसाइजली ऑक्सीजन यूज हो रहा है, देन द मेटल शुड बी सिल्वर। सिल्वर की मेटलर्जी में हम लोग ऑक्सीजन यूज करते हैं। गोल्ड की मेटलर्जी में ऑक्सीजन यूज करेंगे तो गोल्ड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, AuCl3 बन जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। चलिए साहब, इन दी साइनाइड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ सिल्वर फ्रॉम आर्जेंटाइट, अभी हमने बात किया, द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर, हमसे पूछ रहा है क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों देखो, पहली चीज तो यहां पर हम लोगों ने ऑक्सीजन यूज करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन यहां पर बच्चों यूज करते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट क्या है बच्चों? यहां पर जो हमारे पास सिल्वर का वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है NaAgCN2, सिल्वर को हमने साइनाइड में, सोडियम साइनाइड में डिसॉल्व कर लिया, इंप्योरिटीज डिसॉल्व नहीं हुई, छान करके अलग कर लिया, इंप्योरिटीज को छन्नी से छान के अलग कर लिया, सारा का सारा सिल्वर वाटर सॉल्युबल हो गया। अब इस वाटर सॉल्युबल सिल्वर से सिल्वर को कैसे अलग करें? तो यहाँ पे हमने डालना होगा एक मोर रिएक्टिव मेटल। ये मोर रिएक्टिव मेटल हमारे इस सॉल्ट सॉल्यूशन से सिल्वर को बच्चों डिस्प्लेस कर देगा। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पे जिंक हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, जो कि हमारे सिल्वर और गोल्ड को बच्चों रिप्लेस करता है। यहाँ पे सिल्वर होगा तो Au लिख देना, सिल्वर है तो Ag लिख देना, गोल्ड है तो Au लिख देना, ठीक है। दोनों केस में बच्चों रिएक्शन सेम होती है, सिल्वर और गोल्ड में रिएक्शन सेम होती है, द ओनली डिफरेंस इज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बच्चों O2 और जिंक। O2 क्या करता है? Na2S को ऑक्सीडाइज करता है Na2SO4 में, और जिंक क्या करता है? वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में से सिल्वर को और गोल्ड को अलग करता है। इन द मेटल ऑक्साइड विच कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय कार्बन, बच्चों अभी हमने आपको बताया कार्बन के द्वारा किसका रिडक्शन होता है। फ्रेंड्स, कार्बन हमारा रिड्यूस करता है टिन को, टिन की मेटलर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन, नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन। और जिंक की मेटलर्जी में बच्चों द रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन। जिंक और टिन की मेटलर्जी में बच्चों कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस चीज को फ्रेंड्स हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सवाल का आंसर बच्चों, जो पिछला वाला जो सवाल था उसका फ्रेंड्स आंसर हमारा जिंक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज पीबी के केस में तो ऑटो रिडक्शन होता है, वहां पर कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर, द मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विद, मेटल कैसे ऑब्टेन होता है? कॉपर ऑक्साइड को कौन रिड्यूस करता है? कॉपर ऑक्साइड को कौन रिड्यूस करता है बच्चों? कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करता है Cu2S। यहां पर कोई भी बच्चों बाहरी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ऑटो रिडक्शन है। जब रिएक्शन के दौरान हमने कॉपर पायराइड को पार्शियल रोस्टिंग की है, कॉपर पायराइड को हमने पार्शियली रोस्ट करके ऑक्सीडाइज कर दिया है, हमारा 2/3 कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया और 1/3 बच्चों कॉपर बचा रहता है, नॉन ऑक्सीडाइज रहता है, तो हम लोग वहां पर स्मेल्टिंग करते हैं और रिएक्शन के दौरान हमें कॉपर मिल जाता है। अभी रिएक्शन आपको बताई थी। So the reducing agent is copper sulfide, auto reduction, कॉपर सल्फाइड ही कॉपर को रिड्यूस करेगा, कॉपर सल्फाइड ही कॉपर को बच्चों रिड्यूस करेगा, ठीक है। So 1/3 कॉपर सल्फाइड, 2/3 कॉपर ऑक्साइड, रिएक्शन होगी हाई टेम्परेचर पे और हमें कॉपर और SO2 मिल जाता है। SO2 के कारण कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों द रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉपर सल्फाइड, ठीक है साहब, ये हो गया अपना। In the extraction of copper from pyrite, iron is removed as slag FeSiO3 के फॉर्म में। आयरन हमारा कैसे रिमूव होता है? FeSiO3 के फॉर्म में रिड्यूस होता है। कॉपर की मेटलर्जी में द फ्लक्स इज SiO2, गैंग इज FeO एंड द slag इज FeSiO3, ठीक है साहब। तो ये भी हम सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज ब्लिस्टर्ड कॉपर। तो बच्चों कॉपर की मेटलर्जी जब हम करते हैं तो कॉपर में ऑटो रिडक्शन होता है और ऑटो रिडक्शन के बाद हमको ब्लिस्टर कॉपर मिलता है। ब्लिस्टर कॉपर इसलिए क्योंकि अभी बताया, क्योंकि जब कॉपर मिलता है तो वहां पे SO2 भी निकल रही होती है, जिस कारण से सॉलिडिफाइड कॉपर की सरफेस काफी ब्लिस्टरी अपीयरेंस होती है बिकॉज ऑफ एस्केप ऑफ SO2 गैस। अब हमसे पूछ रहे हैं कि ब्लिस्टर कॉपर क्या है? ओर ऑफ कॉपर? नॉट एट ऑल। प्योर कॉपर विद लिटिल इंप्योरिटी, इम्प्योर कॉपर एंड एलॉय ऑफ कॉपर। तो बच्चों ऑप्शन ए और डी तो गलत है। अब सवाल आता है कि सर बी और सी में क्या होगा? सो फ्रेंड्स याद रखना कि हम लोग जब
मेटलर्जी कर रहे हैं तो रिडक्शन के बाद हमको कॉपर मिल चुका और ये कॉपर बच्चों 90 से अधिक % प्योर है। पर्टिकुलरली अगर हम ब्लिस्टर कॉपर की बात करते हैं तो बच्चों ब्लिस्टर कॉपर में जो कॉपर की प्योरिटी होती है अराउंड 98 to 99% होती है। हाँ, इसकी अल्ट्रा रिफाइनिंग करनी है, हम इसको और अगर रिफाइन करना चाहते हैं, खाने लायक बनाना चाहते हैं, मतलब फूड ग्रेड कॉपर, कॉपर कई जगहों पर फूड आइटम्स वगैरह में भी, दवाइयों वगैरह में बच्चों यूज होता है। ठीक है, सो अगर हम बच्चों बहुत ही हाई प्योरिटी का बच्चों कॉपर यूज करना चाहते हैं, कॉपर हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एज वेल, तो अगर हम बच्चों कॉपर को बहुत हाई प्योरिटी का चाहते हैं, वेरियस यूजेस के लिए चाहते हैं, 99.99% चाहते हैं, तो ऐसे केस में फिर हम उसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे। बट ब्लिस्टर कॉपर इज 98.5%। सो नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसे क्या कहेंगे, वेदर यू आर गोइंग टू कॉल इट एज इम्प्योर कॉपर और यू आर गोइंग टू कॉल इट एज प्योर कॉपर विद लिटिल इम्प्योरिटी। बच्चों आई थिंक द ऑप्शन शुड बी बी, क्योंकि 98.5% प्योरिटी भी बच्चों अच्छी खासी प्योरिटी है, तो हम इसे इम्प्योर कॉपर तो नहीं कहेंगे। सो इट्स अ प्योर कॉपर विद लिटिल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, 1.5% इम्प्योरिटी, तो उसको हम लिटिल इम्प्योरिटीज ही बच्चों कहेंगे। बट यस, इसकी बच्चों अभी फर्दर रिफाइनिंग होनी है। ठीक है, ये चीज बच्चों याद रखना। सो लिटिल इम्प्योरिटीज ही बच्चों यहाँ पर सही वर्ड रहेगा। सो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही रहेगा। लीचिंग ऑफ Ag2S is carried out by heating it with dilute solution of sodium cyanide। ठीक है, सोडियम साइनाइड बच्चों यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं। लेकिन अगर सिल्वर की हो रही है मेटलर्जी, अगर हम सिल्वर की बात करें तो वहां पर लीचिंग के दौरान हमने NaCN भी डालना है और प्रोसेस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए, क्योंकि सिल्वर की मेटलर्जी के दौरान जो लीचिंग वाली रिएक्शन होती है दैट इज रिवर्सिबल। गोल्ड में रिवर्सिबल नहीं होती, सिल्वर में रिवर्सिबल होती है। तो वहां पे बच्चों हमने सोडियम साइनाइड के साथ ऑक्सीजन भी डालनी है। सिल्वर और गोल्ड में अंतर ऑक्सीजन का ही, सिल्वर में ऑक्सीजन होती है, गोल्ड में ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज याद रखना। टू पुश रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बच्चों वहां पे O2 डाली जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही रहेगा। द सब्सटेंस यूज्ड एज कलेक्टर, अभी अभी आपको बताया था, कलेक्टर, डिप्रेसेंट, फ्रॉथिंग एजेंट, फ्रोथ स्टेबलाइजर, ये सब बच्चों टर्मिनोलॉजी याद रखना। सोडियम इथाइल जैंथेट, सोडियम इथाइल जैंथेट बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही रहेगा। तो कलेक्टर जो होता है हमारा वो सोडियम इथाइल जैंथेट होता है। कलेक्टर का काम क्या होता है, ओर के ऊपर एक लेयर चढ़ा देना। 0.5% हम लोग बच्चों कलेक्टर को यूज करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में कलेक्टर नहीं डालते। कलेक्टर एक लेयर चढ़ा देता है और ये लेयर चढ़ा करके ये ओर को अच्छे से बच्चों पाइन ऑयल के फ्रॉथ में आने देता है। सो सोडियम इथाइल जैंथेट इज यूज्ड एज ए कलेक्टर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन बेसिमर कन्वर्टर। ओहो, ये बच्चों बहुत प्यारा सवाल है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे आपके बच्चों कुछ कंसेप्ट टेस्ट होंगे। बच्चों बेसिमर कन्वर्टर क्या होता है? बच्चों बेसिमर कन्वर्टर हमारा वो चैम्बर है जहां पे स्मेल्टिंग होती है। बेसिमर कन्वर्टर हमारा वो चैम्बर है बच्चों जहां पर हमारी स्मेल्टिंग होती है। अब स्मेल्टिंग के दौरान क्या होता है बच्चों? स्मेल्टिंग के दौरान हम लोग ओर को रिड्यूसिंग एजेंट और बच्चों फ्लक्स के साथ हीट करते हैं। ये हमारा स्मेल्टिंग की प्रक्रिया है। सो चूंकि वहां पे फ्लक्स डाला गया है तो बच्चों स्लैग का फॉर्मेशन होगा, तो ये बच्चों रिएक्शन होगी। बेसिमर कन्वर्टर में बच्चों ये रिएक्शन होगी। स्मेल्टिंग के दौरान रिडक्शन भी होता है बच्चों। कॉपर हमारा रिड्यूस होगा, मतलब Cu2S Cu2O के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा। ये भी बच्चों रिएक्शन सही है। बेसिमर कन्वर्टर में ही रिडक्शन होता है। ठीक है, स्मेल्टिंग के दौरान ही रिडक्शन होता है। बेसिमर कन्वर्टर में स्मेल्टिंग होती है, स्मेल्टर में रिडक्शन होता है। ठीक है, अब बच्चों सवाल ये दोनों का आता है। सवाल है बच्चों हमारा ये दोनों का आता है, क्या ऑप्शन बी सही है, क्या ऑप्शन सी सही है? बच्चों देखिए ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बच्चों बी की अगर हम बात करें बच्चों, ऑप्शन बी हमारा सही है। हमने बच्चों कॉपर सल्फाइड को, फ्रेंड्स हमने कॉपर सल्फाइड को कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। हमने बच्चों कॉपर सल्फाइड को कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ये चीज। क्या ऑप्शन सी सही है? नहीं बच्चों, ये ऑप्शन सी तो रोस्टिंग के दौरान होता है। ये सारा प्रक्रिया बच्चों रोस्टिंग के दौरान होता है। रोस्टिंग और स्मेल्टिंग अलग अलग चीज है। रोस्टिंग में हम लोग ओर को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करें, तो यहाँ पे आप ओर को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट कर रहे हैं, दैट इज रोस्टिंग। ये बच्चों रोस्टिंग की प्रक्रिया है। तो ये हमारा बेसिमर कन्वर्टर में नहीं होगी, ये रोस्टिंग की प्रक्रिया है, ये स्मेल्टिंग के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज। सो ओर के साथ जो हो रहा है बच्चों दैट इज हमारा रोस्टिंग होगी, और रिडक्शन ऑफ ओर जो है बच्चों दैट इज हमारा स्मेल्टिंग के अंदर आएगा। Which of the following metals are extracted from its ore by using self reduction method? बच्चों सेल्फ रिडक्शन मेथड जो है वो कॉपर और लेड इन दोनों के लिए यूज होता है। सो कॉपर एंड लेड, यहाँ पे कॉपर ऑप्शन है, हम बच्चों कॉपर को मार्क कर देंगे। ठीक है, लेड और कॉपर के केस में ऑटो रिडक्शन होता है। लेड में जो रिएक्शन होती है उसे कई बार सल्फेट रिडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे PbSO4 भी बनता है। मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया था।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्वर इज ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड बाय रिएक्शन विद जिंक, बाय रिएक्शन विद जिंक। सिल्वर और गोल्ड में जब हम लोग लीचिंग के दौरान सिल्वर और गोल्ड को वाटर सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं NaAgCN2, तो फिर वहां से बच्चों सिल्वर को फाइनली डिपॉजिट करने के लिए हम मोर रिएक्टिव मेटल डालते हैं जिंक। ठीक है, जिंक इसलिए डालते हैं क्योंकि तुलनात्मक दृष्टि से सबसे ज्यादा रिएक्टिव और सबसे ज्यादा सस्ता, यही बच्चों हमको पड़ता है। द टेम्परेचर इन द स्लैग फॉर्मेशन जोन इन ब्लास्ट फर्नेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ये देखिए बच्चों टेम्परेचर वाली चीज। देखिए आयरन की मेटलर्जी में टेम्परेचर पूछ सकता है, क्योंकि आयरन की मेटलर्जी बच्चों पायरोमेटलर्जी है, वो हीट ड्रिवन है, तो वहां पे बच्चों टेम्परेचर हमको जानने होंगे। सबसे नीचे का होता है जोन ऑफ कंबशन, ऊपर का होता है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, और सबसे ऊपर होता है जोन ऑफ रिडक्शन। तो जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन एंड जोन ऑफ कंबशन। मैंने आपको बोला था कि जोन ऑफ कंबशन में टेम्परेचर अराउंड 1500 डिग्री के आसपास होगा, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन में टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री के आसपास होगा, और जोन ऑफ रिडक्शन में बच्चों टेम्परेचर अराउंड 600 डिग्री के आसपास होगा। मोटे मोटे तौर पे आप इसको याद रखो, 500, 1000, 1500 कैसे भी आप याद रखो। ठीक है बच्चों, ये चीज। तो हमको 1000 डिग्री के आसपास के बच्चों चीजें चाहिए। क्या ऑप्शन नहीं हो सकता है? कतई नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या 1000 डिग्री नहीं है, तो बच्चों 700, 800 गए, ये भी नहीं अब चलेगा हमारा। ठीक है, ये हो गया 1000 से 1100, ठीक है, और ये हो गया 1000 से 1400। बच्चों 1400 वाला जो है हमारा नियरली बच्चों 1000 के जोन में आ जाता है। ठीक है, 1400 वाला बच्चों हमारा नियरली 1000 के जोन में सही है, तो इसको बच्चों हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। तो 1100 से 1475 वाला बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ये बच्चों यहाँ पर सही आंसर होगा। तो जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन हमारा बच्चों मोटा मोटा इसी जोन में रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज। चलिए साहब, ये यहाँ पर हो गया। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोगों का ये मेटलर्जी का बच्चों रिडक्शन कंप्लीट होता है। हमारा इन लेक्चर्स का बच्चों जो एम है वो ये है कि हम जब लेक्चर को अपने घर पे बच्चों तैयारी कर चुके, जब हम चैप्टर को अपने घर पे तैयारी कर चुके, तो एग्जाम से जस्ट पहले हम आपको सारे के सारे टर्मिनोलॉजी को, सारे के सारे कंसेप्ट को एक बार बच्चों ब्रशअप कर सके, क्योंकि आपकी पढ़ाई हो चुकी है और सवालों की बच्चों प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, हम पूरी बच्चों आपके साथ इस चीज की कोशिश करते हैं कि हम आपके एग्जाम से काफी पहले आपके बच्चों सारे चैप्टर्स का फ्रेंड्स रिवीजन करा लें। ठीक है, बाकी बच्चों मेरी तरफ से बहुत सारी आपको बेस्ट विशेस हैं कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे से जाएं। ठीक है, आपने बच्चों इस कोविड पीरियड में काफी अच्छे से बच्चों मेहनत की हुई है, काफी सारे नेगेटिव वातावरण के बावजूद भी आपने बच्चों काफी अच्छे से मेहनत की हुई है। तो उम्मीद है बच्चों आपको आपकी मेहनत का बच्चों फल डेफिनेटली बहुत अच्छे से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और खूब बच्चों मन लगा के मेहनत करिए, खूब मन लगा के बच्चों पढ़ाई करिए। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितने ज्यादा हमारे एफर्ट्स होंगे, अगर हमारे एफर्ट्स बच्चों पूरे हैं तो हमारा रिजल्ट भी बच्चों पूरा ही होगा। हमेशा की तरह पूरे एफर्ट्स, पूरी जान लगाने से रिजल्ट भी बच्चों पूरा मिलता है। आधे रिजल्ट्स, आधे जान लगाने से रिजल्ट भी बच्चों हमको आधा ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मेरी और पूरे विजन टीम की तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।